हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र को बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र से। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, जो क्या करता है, समस्त क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। अब ये नियंत्रण कैसे करता है? तो ये क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जो कि क्या करता है, बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी। यानी ये सिग्नल को हमारे शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और सेकंड होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इससे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है, समन्वय होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका ब्रेन और सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट है आपका ब्रेन और सेकंड है आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन तीन टाइप का होता है, तीन भागों में बटा होता है। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क भी दो पार्ट में बटा होता है, जैसे सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क जो है वह दो पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट है आपका सेरिब्रम, सभी के बारे में हम डिटेल से नीचे पढ़ेंगे, अभी बस आप देख लीजिए कौन किस कैसे बटा होता है। तो फर्स्ट है आपका सेरिब्रम और सेकंड होता है आपका डाइनसेफेलॉन। अब डाइनसेफेलॉन जो है ये भी दो पार्ट में होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेकंड पार्ट है आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेकंड है आपका कार्पोरा पेंडिसेल। थर्ड है आपका पश्च मस्तिष्क। यह तीन पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट है आपका सेरिबेलम, सेकंड है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा और थर्ड है आपका पॉन्स वैली। तो मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बटा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन भी हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, तीन भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क दो पार्ट में होते हैं, सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन। और डाइनसेफेलॉन दो पार्ट में आगे डिवाइड होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है आपका मध्य मस्तिष्क, यह भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और कार्पोरा पेंडिसेल। थर्ड है आपका पश्चिम मस्तिष्क, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेरिबेलम, सेकंड मेडुला ऑब्लंगेटा और थर्ड है आपका पॉन्स वैली। तो एक एक कर हम डिटेल से सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन। ब्रेन क्या है? तो ब्रेन जो है चारों तरफ क्रैनियम से घिरा होता है। ब्रेन किससे घिरा होता है? क्रैनियम से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और मस्तिष्क के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। नर में मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1450 ग्राम और मादा का 1350 ग्राम। मस्तिष्क में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो है हमारा सोडियम। जैसे बहुत लोगों को माइग्रेन की बीमारी होती है तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आपको सर दर्द हो तो थोड़ा सा आप नमक खा लीजिए। तो मस्तिष्क में सबसे पाए जाने वाला जो खनिज है वो क्या है? सोडियम। यानी इन शॉर्ट सोडियम की कमी से ही कभी कभी सर दर्द हमारा होता है। पूरे शरीर का लगभग 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन, पूरे बॉडी का 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में ही पाया जाता है। मस्तिष्क के कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। इसमें न्यूरॉन में रीजनरेशन पावर बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब देखिए, मस्तिष्क तीन आवरणों से घिरा होता है। फर्स्ट है, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये फर्स्ट आवरण को हम बोलते हैं पाया मैटर। क्या बोलते हैं? पाया मैटर। सेकंड आवरण को हम बोलते हैं आर्केनॉइड और थर्ड को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ये तीन आवरण होते हैं जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। ये तीनों आवरण को क्या कहा जाता है कंप्लीट रूप से? मेनिंजेस। ठीक है। तो ये मस्तिष्क था। अब हम लोग सीखते हैं सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम जो है हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। यह किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, चेतना शक्ति का केंद्र होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। यह बुद्धिमत्ता यानी क्या है? इंटेलिजेंस, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर और चेतना शक्ति का ये क्या होता है? केंद्र होता है। यह चार भाग या चार लॉब में बटा होता है। हमारा जो सेरिब्रम है वह चार भाग या चार लॉब में बटा होता है। फ्रंटल लॉब, पेरिटल लॉब, ऑसिपेटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। फ्रंटल लॉब, पेराइटल लॉब,
ऑसिपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। अब सबके बारे में एक एक कर हम जानते हैं। फ्रंटल लॉब का क्या काम है? तो फ्रंटल लॉब का काम है इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटेलिजेंसी के लिए यह जिम्मेदार है। कौन सा जिम्मेदार है? फ्रंटल लॉब। यानी फ्रंटल लॉब क्या करता है? इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटेलिजेंसी के लिए जिम्मेदार हमारा कौन है? तो फ्रंटल लॉब। सेकंड है आपका पेराइटल लॉब। तो यह लॉजिकल रीजनिंग, मैथ एंड कैलकुलेशन के लिए ये क्या है? जिम्मेदार है, पेराइटल लॉब। थर्ड है आपका ऑसिपिटल लॉब। तो यह विजुअल, सेंसरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऑसिपिटल लॉब। और टेम्पोरल लॉब क्या है? यह सुनने के लिए, यानी ऑडियो, सेंसरी या ड्रीम फॉर्मेशन के लिए ये जिम्मेदार है। तो उम्मीद करते हैं ये चारों लॉब आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी सेरिब्रम में हिप्पोकैम्पस पाया जाता है। सेरिब्रम में क्या पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस का काम, इसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। और इसका काम क्या है? यह क्या करता है? हमारे स्वप्न को और इमेज जो हम लोग देखते हैं उसको क्या करता है? स्टोर करता है। क्लियर है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है और यह क्या करता है? स्टोरेज ऑफ ड्रीम एंड इमेजेस। सेकंड है आपका डाइंसेफेलॉन। यह दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट है आपका थैलेमस। अब यह तीन संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है, स्किन, नोज एंड टंग। यानी जो हमारा स्वाद आता है, स्वाद, गंध और स्किन, जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज का आपको अनुभव होता है गर्म ठंडा, तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? स्किन। और इसको कंट्रोल कौन करता है? तो थैलेमस। सेकंड है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है? यह भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, इमोशन और डर, क्रोध को नियंत्रित करता है। तो ये पार्ट था आपका अग्र मस्तिष्क का। सेकंड पार्ट है आपका मध्य मस्तिष्क। यह भी दो पार्टों में बटा होता है। फर्स्ट तो है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेकंड है कार्पोरा पेंडिसेल। ठीक है? तो यह दृश्य और श्रवण के लिए जिम्मेदार होता है। ये दोनों मिलकर किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? दृश्य और श्रवण के लिए, यानी इमेजेज और ऑडियो के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इसे हम ऑल्सो कॉल्ड सिक्स सेंस ब्रेन, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क को सिक्स्थ सेंस ब्रेन भी कहते हैं। यह केवल कान और आंख को नियंत्रित करता है। यानी मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? यह कान और आंख को नियंत्रित करता है। अब इसी में एक पार्ट है आपका सेरिबेलम। इसे हम छोटा मस्तिष्क कहते हैं। और सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का संतुलन करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मसल मूवमेंट, बोलने की क्षमता, मसल मूवमेंट और बोलने की क्षमता कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। और ज्यादा हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारा सेरिबेलम क्या होता है? उससे इफेक्ट होता है। क्लियर है? तो सेरिबेलम को क्या कहते हैं? इसे हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। यह शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जो हमारा मसल मूवमेंट है, बोलने की क्षमता है, ये सब किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? तो सेरिबेलम के थ्रू। अगर हम लोग ज्यादा शराब पीते हैं तो उससे हमारा सेरिबेलम क्या होता है? अफेक्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, यानी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उत्सर्जन, छींकना, पलक झपकना, खराटे लेना, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट है आपका पोन्स। यह मेडुला ऑब्लंगेटा के कार्यों में मदद करता है। यह बॉडी और ब्रेन के कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो ब्रेन और बॉडी के कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो सिग्नल के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। यह रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो जैसे आप चल रहे हैं और चलते चलते आपका क्या होता है, मान लेते हैं कि आप गर्म तवे पे हाथ रख दिए, तो जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है वही होता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया, यानी एकाएक अनुभव होना कुछ चीज का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप लोग अगर हड्डी उड्डी के डॉक्टर के पास जाइए तो वो हथौड़ी से क्या करता है? अगर घुटने पे मारता है तो पैर आपका ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। तो ये सब एक्शन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। यह सूचनाओं के स्थानांतरण में मदद करता है। यानी सूचना का स्थानांतरण कैसे होगा? तो बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी। कुछ फैक्ट्स है, जैसे ये नर्व्स है, जो हमारे शरीर में क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो 31 होता है। ये पेयर नहीं है, ये संख्या है 31। और क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 12 पेयर।
यानी 24। क्लियर? अब थोड़ा सा हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम है। ये जो बड़ा वाला भाग है इसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर ही बताया कि सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये हमारा क्या है? डाइनसेफेलॉन। ये हमारा पार्ट क्या है? डाइनसेफेलॉन। ये हमारा पार्ट जो है, ये हमारा पार्ट पोन्स है। और ये जो पार्ट है ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये मेरुरज्जु है। ये पार्ट सेरिबेलम है। और ये क्या है? मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका तंत्रिका कोशिका है, जिसमें ये जो हमारा बीच का जो राउंड वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। इसका जो बाहरी आवरण है उसे हम बोलते हैं निसेल्स ग्रेनुअल्स। क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेनुअल्स। ये जो हम आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन। और ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो बिंदी जैसी आकृति है उसे हम बोलते हैं स्वान सेल्स। और ये दोनों बीच का गैप, यानी ये और इसके जो बीच का ये वाला पार्ट है, ये गैप है, इसे हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। और ये पार्ट आपका है सिनेप्टिक नॉब। क्या है? सिनेप्टिक नॉब। तो ये पार्ट था आपका ब्रेन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा, इसी के साथ आगे और हम कंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ग्लैंड जो है वह दो टाइप के होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। अब बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है? यह नलिका युक्त होता है, यानी डक्टफुल होता है। बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होता है, और बहिस्रावी ग्रंथि से ही हमारे एंजाइम, स्लाइवा, स्वेट, दूध आदि का स्राव होता है। यानी नलिका युक्त जो संरचना पाई जाती है उसी से ही हमारा एंजाइम, स्लाइवा, स्वेट और दूध का क्या होता है? स्राव होता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि। यह नलिका विहीन होती है, यानी यह डक्टलेस होती है। अगर नलिका विहीन होगी तो ये कैसे स्राव करेगी? तो ये क्या करती है? हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में क्या करती है? स्रावित करती है, जिससे ही ये हमारा क्या होता है? काम करता है। जिससे ब्लड के माध्यम से ही यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका युक्त होती है, इसी नलिका के थ्रू हमारे जितने भी एंजाइम, स्लाइवा हैं उसका स्राव होता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में ये क्या होती है? नलिका विहीन होती है, और इससे जो हार्मोन का स्राव होता है वो डायरेक्ट ब्लड में होता है, और ब्लड ही यह हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। और एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है, यानी बायोकैटलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटलिस्ट। और तीसरा एक और है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का और इंडोक्राइन ग्लैंड का, जिसका एग्जाम्पल क्या है? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है? हमारे एंजाइम का स्राव होता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे हार्मोन का स्राव होता है। अब इसमें हार्मोन को निकालने के लिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, और यह लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं 3 प्रकार की होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अब ध्यान रखिएगा, अल्फा सेल से जिस हार्मोन का स्राव होता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकागोन। क्या बोलते हैं? ग्लूकागोन। अब जब हमें भूख लगती है तो ये क्या करती है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है, और जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। यानी अल्फा सेल में जिस हार्मोन का स्राव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकागोन। और यह क्या करती है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है, और हमारे शरीर को क्या करती है? एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है आपका बीटा सेल, और बीटा सेल में जिस हार्मोन का स्राव होता है उसे हम बोलते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है? तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित रखता है, यानी ज्यादा बढ़ ना जाए, ज्यादा घट ना जाए, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। और ये क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर कहाँ ये संचित रखता है? तो लीवर में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? तो वह लीवर में संचित रहता है। थर्ड है आपका गामा सेल, और इस गामा सेल में जिस हार्मोन का स्राव
होता है उसे हम बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टेटिन। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के, जो हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन में ये मटर के दाने की तरह जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसे हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और यहाँ जो है इसे हम बोलते हैं प्रीनियल ग्रंथि। यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है? पीनियल ग्रंथि। यानी हमारे ब्रेन में दो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि और सेकंड है आपका पीनियल ग्रंथि। उसके बाद गर्दन पे ये एच टाइप की आकृति होती है, जो कि होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। और इसी के नीचे ये जो आकृति है, ये हमारा है पैराथायराइड ग्रंथि। यानी ब्रेन में पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, गर्दन पर थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, फिर चेस्ट पे थाइमस ग्रंथि। चेस्ट पे क्या है? इस ये राउंड जैसा ये स्ट्रक्चर है, इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। फिर ये हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड। ये जो है ये कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। और ये आपका क्या है? अग्नाशय। यानी अग्नाशय हमारा पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज हमारा मिश्रित ग्रंथि है, यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर ये आपका नर जनांग है और ये आपका क्या है? मादा जननांग। अब ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि से लगभग 8 से 10 हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, सोमैटोस्टेटिन, ट्रॉपिक हार्मोन, थायरोप्टिक हार्मोन, मिलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन। तो हम लोग सभी को के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया हूं कि पीयूष ग्रंथि से लगभग 8 से 10 हार्मोन पाए जाते हैं, हार्मोन का स्राव होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि से। अब देखिए डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि जो होता है यह मस्तिष्क में पाया जाता है। यह दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार मटर के दाने की तरह होता है और इससे निम्नलिखित हार्मोन का स्राव होता है, जैसे वेसोप्रेसिन। मैंने अभी जस्ट आपको 8-10 एग्जांपल दिखाया था, तो हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। वेसोप्रेसिन क्या है? इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, यानी यह मूत्र रोधी हार्मोन है। यानी अगर यह हार्मोन कम स्रावित होगा तो शरीर में जल की कमी होगी। कैसे शरीर में जल की कमी होगी? तो बार बार मूत्र आएगा तो हम लोग मूत्र विसर्जन करेंगे, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी होगी और हमारे जो अवस्था बन जाएगी वो निर्जलीकरण की अवस्था बन जाएगी। तो हमारा जो वेसोप्रेसिन है यह मूत्र रोधी हार्मोन है। इसका काम क्या है? तो जल संतुलन को बनाए रखना, यानी हमारे बॉडी में जल संतुलन को यह बनाए रखता है। सेकंड है आपका ऑक्सीटॉक्सिन। इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। कैसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? क्योंकि यह मादा में लेबर पेन को जनरेट करता है, और जो कि हमारा क्या करता है, जितना लेबर पेन होगा तो हमारे जितना लेबर पेन होगा तो बच्चे को जन्म देने में उतना ही आसानी होगी। यह दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इसे हम लव हार्मोन से भी नाम से जाने जाते हैं। यानी इसे हम किस किस नाम से जाने जाते हैं? तो बर्थ हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है और लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे माँ और बेटे का प्यार जो है, माँ और बच्चों का प्यार जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है किस हार्मोन के कारण होता है, तो वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है आपका सोमैटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? बौनापन, और इसकी अधिकता से क्या हो जाती है? भीमकायता। यानी सोमैटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर ये कम हो जाए तो बौनापन का शिकार हो जाएगा, और इसकी अधिकता होगी तो भीमकायता का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है गेंडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे भी दो हार्मोन का स्राव होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? प्रजनन अंगों की वृद्धि में मदद करता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वृद्धि एवं विकास में मदद करता है, और यह नर युग्मक और मादा युग्मक के वृद्धि में भी मदद करता है। नेक्स्ट है आपका एड्रिनो कार्टियोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह एड्रिनल ग्लैंड को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, यानी यह अधिवृक्क ग्रंथि को हार्मोन के सिक्रेशन के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आपका थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है, यानी थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? तो यह थायराइड ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आपका मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो यह मेलेनिन वर्णक को त्वचा में फैलाकर त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। यानी अगर मेलेनिन हार्मोन अगर ज्यादा है तो आपके शरीर त्वचा का रंग क्या होगा? काला। अगर ये कम है, यानी मेलेनिन हार्मोन अगर कम है तो आपके शरीर का त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? गोरा। और अगर मेलेनिन हार्मोन नहीं है तो रंजकहीनता, जैसे बहुत लोगों को देखते होंगे व्हाइट स्किन रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रंजकहीनता। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन, तो यह दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। नेक्स्ट रिलैक्सिन, यह बच्चे के जन्म को आसान करता है। यानी कैसे आसान करता है? तो यह यूट्रस को फैलाता है और सिकोड़ता है। नेक्स्ट है आपका पीनियल ग्रंथि, यह स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि हमारा क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, और पीनियल ग्रंथि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। इसे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मिलेटेनोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे नाइट ऑफ डार्कनेस या नाइट हार्मोन। यह सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी मेलेटोनिन हार्मोन जो है यह सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिका कोशिका की रिकवरी करता है। इसे जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, और इसकी कमी हो जाए तो अनिद्रा यानी इंसोम्निया का शिकार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में और हम ग्लैंड को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।